स्टार्ट करते हैं भाई क्लास ट्वेल्थ में फिजिक्स के अंदर हमारा सबसे पहला चैप्टर जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला है इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट और दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। जो आज हम करेंगे मतलब इसको इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स भी बोल देते हैं इस चैप्टर को। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सो अगर हम बात करें क्लास ट्वेल्थ की 11th के कंपैरिजन में फिजिक्स में ट्वेल्थ जो है वो कंटेंट वाइज 11 से ज्यादा है, बट इजी लगती है। रीजन 11th में आपके सारे चैप्टर्स बिल्कुल अलग अलग जा रहे थे। मैकेनिक्स पढ़ा, 2-3 चैप्टर पढ़े, फिर बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट आ गया, फिर फ्लूइड्स आ गया, रोटेशनल आ गया, बहुत बहुत ज्यादा वैरायटी थी। 11th में नहीं, 12th में नहीं है। 12th में सिर्फ आपका अगर मैं ब्रॉडली बोलूं तो 3 चैप्टर्स हैं पूरे कोर्स में। एक इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, दैट इज बुक 1, दूसरा ऑप्टिक्स बुक 2 के आधा, और तीसरा मॉडर्न फिजिक्स हाफ ऑफ बुक 2। सिलेबस कंटेंट वाइज बोलूं, कंटेंट वाइज 70% ऑफ योर सिलेबस इज बुक 1। कंटेंट वाइज 70% इज बुक 1, 30% इज बुक 2, एंड मार्क्स वाइज बोले तो 50-50 है। सो बुक 1 में मेहनत ज्यादा है, नंबर कम है। बुक 2 में मेहनत बहुत कम है, नंबर बहुत ज्यादा है। बुक 2 के सारे चैप्टर्स कोई 2 क्लास, कोई 1 क्लास, कोई 3 क्लास ऐसे हैं। और आज जो मैं शुरू कर रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये करीब 55 क्लासेस का है। 55 क्लास लगेंगी इसमें कम से कम, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स हैं बहुत ज्यादा, और आता है मात्र 8 नंबर का, ओनली 8। तो बट प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, इसको छोड़ भी नहीं सकते। आप जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करोगे, अगर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फाउंडेशन स्ट्रांग है तो बुक 1 आपको बहुत आसान लगेगी, और जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉल्टर हुआ बुक 1 उड़ जाएगी पूरी। इंटर रिलेटेड है सब। बुक चैप्टर 1 और 2 आएगा तब चैप्टर 3 समझ में आएगा, 1 2 3 आएगा तब 4 आएगा समझ, 1 2 3 4 आता होगा तब 5th समझ में आएगा, 1 2 3 4 5 आता होगा तब 6th आएगा, पहले 6 आएंगे तब 7 आएगा, बुक 1 कंप्लीट हो गई। सो बुक 1 को, और ये बहुत अच्छी बात भी है, केमिस्ट्री में प्रॉब्लम ये होती है, कोई स्कूल कुछ चैप्टर शुरू कर रहा है, कोई कुछ चैप्टर शुरू कर रहा है। 12th में ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, बदल ही नहीं सकते आप। आपको पहले चैप्टर से ही शुरू करना पड़ेगा, आपको फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। आप पढ़ाई भी करोगे, स्कूल भी पढ़ेगा, तो ये फायदा होता है। बट नुकसान क्या है, यही पार्ट जो मैं 2 महीने में कराऊंगा, 2.5 महीने में, स्कूल वाले 1 हफ्ते में खत्म कर देंगे। स्कूल जो फर्स्ट टॉपिक कराएगा, उस पे पहुंचने के लिए मेरे को 3 क्लास लगेंगी। अभी उस टॉपिक तक पहुंचने में मुझे 3 क्लास लगेगी, मतलब वो फंडामेंटल नहीं कराएंगे स्कूल में, बेसिक्स नहीं कराएंगे स्कूल में। बेटे इधर बैठ जाओ, एक उधर निकल जाओ, एक इधर आ जाओ। सो स्कूल में फाउंडेशन नहीं बनाते, वो सीधा मैथमेटिकल कराना शुरू कर देते हैं। जैसे वो स्कूल में, जब अगर आपका स्कूल शुरू हुआ तो आई एम श्योर आपकी फर्स्ट डे पे ही उन्होंने कूलम्स लॉ करा दिया होगा। अगर किसी का स्कूल शुरू हुआ है तो पहले दिन ही कूलम्स लॉ करा देते हैं। मुझे पहुंचने में उस पर 4 क्लास लगेंगी। कूलम्स लॉ स्टार्ट करने से पहले 4 क्लास लगेंगी, क्योंकि मेरे को फाउंडेशन पूरी बनानी है, और ये फाउंडेशन आपकी आगे भी काम आएगी। ठीक है। सो मुझे क्या आपसे चाहिए, 11th और 12th में दूसरा और बहुत 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 मेजर फर्क क्या आता है, 12th में आपको कॉन्सेप्चुअल्स पे स्पेशल फोकस करना है। असाइनमेंट बुकलेट्स जो आपको मिलेंगी, आज दूंगा जो, उन असाइनमेंट बुकलेट्स में टॉपिक होगा। जैसे पहले 3 टॉपिक्स हैं, जो जिनमें से एक आज हम करेंगे, 2 अगली क्लास में करेंगे। इन 2-3 टॉपिक पे बेस्ड आएंगे 40-50 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि रीजनिंग क्वेश्चंस होंगे, जिसमें अलग अलग रीजनिंग क्वेश्चंस आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, वो एक्सरसाइज होगी। फिर उसके बाद उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स होगी। तो ऐसे 2-2 3-3 चैप्टर करके अब कूलम्स लॉ स्कूल में 2 क्लास में कंप्लीट करा देंगे। मुझे 12 क्लास लगेंगी कम से कम सिर्फ कूलम्स लॉ पे, क्योंकि जब मैं कूलम्स लॉ खत्म करूंगा तो आपका कायदे से मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूं न्यूमेरिकली, पूरा चैप्टर न्यूमेरिकली। मतलब कूलम्स लॉ में हम जितने क्वेश्चंस करेंगे वो सारे क्वेश्चंस आगे जाके एज अ डेरिवेशन की फॉर्म में आएंगे। सो
आप डेरिवेशन रट्टा नहीं मारनी होगी। आप अगर उसको न्यूमेरिकली समझोगे तो आप उसको इजीली इंटरप्रेट कर पाओगे और आप इजीली उसको कर पाओगे बाद में। सो मेरे को आपसे सिर्फ एक चीज चाहिए, रेगुलर होमवर्क। आप होमवर्क रेगुलर करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई कैन गारंटी। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप रेगुलर होमवर्क करोगे तो, और रेगुलर टेस्ट दोगे तो। ठीक है, समझ में आ गया? शुरुआत करते हैं। सो सबसे पहली चीज जो आज हम शुरू करेंगे वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। लिखने का टाइम दूंगा, समझने पे ध्यान देंगे। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। बात आती है चार्ज की। चार्ज होता क्या है? इलेक्ट्रिकल चार्ज का मतलब है एक ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी by virtue of which body have electrical and magnetic effects around it। मतलब कोई दूसरी बॉडी अगर उसके इंफ्लुएंस में आ जाएगी तो वो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिकली अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। चार्ज है ये, कोई एक दूसरा चार्ज आएगा, ये उसे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट देगा। इसको हम क्या बोलते हैं? चार्ज। कोई नहीं पूछने वाला डेफिनेशन। ठीक, दो तरह के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। टाइम दूंगा बेटा लिखने का, टेंशन नहीं, पहले समझने पे फोकस करो। दो तरह के चार्ज होते हैं बॉडी पे। एक चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव, बचपन से पढ़ रहे हो। एक चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। कहां से आया है क्या? कभी भी बॉडी में, किसी भी बॉडी में जो चार्ज आता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। मैं कंडक्टर्स की अभी बात कर रहा हूं, आगे जाके और भी करेंगे। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आएगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? इलेक्ट्रॉन। या तो बॉडी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे या बॉडी में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। या तो बॉडी के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे या बॉडी के पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगी। सो अगर बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब उसके पास होगा डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब बॉडी के पास क्या होगा? एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एज अ होल अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है तो इसका मतलब जितना उसमें प्रोटॉन के, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन में चार्ज है उतना ही चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। अगर दोनों बराबर है तो बॉडी क्या हो जाएगी? न्यूट्रल। अगर उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो वो क्या बन जाएगी? पॉजिटिव। अगर उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वो क्या बन जाएगी? नेगेटिव। नो प्रॉब्लम यहां तक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सो दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो जब भी हम रिक्वायरमेंट बोलते हैं, चार्ज के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है? इलेक्ट्रॉन की। अगर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो बॉडी नेगेटिव है, डेफिशिएंसी होगी तो बॉडी क्या है? पॉजिटिव। तो न्यूट्रल बॉडी में क्या होगा? इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। मतलब अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, जो चीज आपको दिल से याद होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ये होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स। -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है दैट इज 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। राइट, ये दो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं इलेक्ट्रॉन की। बाकी पार्टिकल्स की भी है, वो अभी जरूरत पड़ेगी। यहां तक समझ में आता है? पहले पॉइंट लिखना शुरू करो, जो बोलूंगा वो लिखोगे। लिखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस ऑन अ बॉडी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस ऑन अ बॉडी, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। Positive charge and negative charge. If a body has deficiency of electrons, if a body has deficiency of electrons, then the body is positively charged. Then the body is positively charged. If a body has excess electrons,
if a body has excess electrons, then the body is negatively charged. Then the body is negatively charged. तो पॉजिटिवली चार्ज कब होगी? जब बॉडी के पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा. नेगेटिवली चार्ज कब होगी? जब बॉडी के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा. स्टार लगा के एक पॉइंट लिखिए. इट मीन्स that body, no, sorry, it means that electron is responsible for charge on a body. Electron is responsible for charge on a body. ठीक है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इलेक्ट्रॉन. मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है तो मैंने एक प्रोटॉन दे दिया होगा ना. प्रोटॉन नहीं दे सकते. प्रोटॉन नहीं दे सकते, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है. हमेशा इलेक्ट्रॉन का गेन या इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा जिसकी वजह से चार्ज आएगा. ठीक है. नाउ हर इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता है. मैंने अभी बताया इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.11 इंटू 10⁻³ किलोग्राम. राइट. हर इलेक्ट्रॉन का कुछ मास है. इट मींस अगर बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब मैंने उससे कुछ मास निकाला बाहर, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई. अगर बॉडी के पास नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब मैंने कुछ मास दिया बॉडी को. राइट. या तो मास मैंने बाहर निकाला या मैंने मास ऐड ऑन किया. मतलब बॉडी के पास मास होना चाहिए ना. मासलेस बॉडी कभी चार्ज नहीं हो सकती. अगर कोई बॉडी मासलेस है तो वो चार्ज नहीं हो सकती. मासलेस बॉडी कौन सी होती है? मासलेस बॉडी होती है, पढ़ी है तुमने? पढ़ी है. सोचो कोई मासलेस बॉडी, बहुत ज्यादा डाइटिंग कर ली उस बॉडी ने. कोई मासलेस बॉडी, फोटोन पैकेट ऑफ एनर्जी है, मास नहीं होता, इसीलिए उसके पास चार्ज नहीं होता. पैकेट ऑफ एनर्जी, न्यूट्रॉन का मास होता है 1.008665 AMU. जी, मास नंबर बोलते हैं बेटा उसको, मास होता है. पर ब्लैक बॉडी कहां से आ गई? मास नंबर होता है वो. मास नंबर पर न्यूट्रॉन में लिखते हो, चार्ज नंबर 0 लिखते हो सर. न्यूट्रॉन का मास नंबर 1 होता है. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग इक्वल होता है. प्रोटॉन का कितना होता है? 1.007825 AMU. न्यूट्रॉन का कितना होता है? 1.008665 AMU. केजी में कितना हुआ? 1.67 इंटू 10⁻27 अप्रोक्सीमेटली. दोनों का सेम होता है. ठीक है. सो मासलेस बॉडी चार्ज नहीं हो सकती, क्योंकि चार्ज किस वजह से आ रहा है? ईदर बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. मास है उसमें. तो कौन सा एग्जाम्पल हुआ इसका? फोटोन. लिखिए. इट मींस इफ बॉडी इज मासलेस, if body is massless, it can't possess any charge. It can't possess any charge. For example, फोटोन. ठीक है, समझ में आ गई यहां तक बात? अब कुछ ऐसे क्वांटिटीज हैं, कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके मासेस, चार्जेस आपको पूरे उसमें पता होने चाहिए, क्योंकि कभी भी यूज हो सकते हैं और वो गिवन नहीं होते, टेस्ट्स में गिवन नहीं होते. जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास, ये मैंने बताया, ये वैल्यूज आपको याद करनी है. इसी तरह से प्रोटॉन का चार्ज और मास. प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? इतना ही पॉजिटिव, और उसका मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻27 kg. इसी तरह से हीलियम पार्टिकल यानी अल्फा पार्टिकल He24, सुना हुआ है केमिस्ट्री में? हीलियम He24, उसका मास कितना होता है? 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन. चार्ज कितना होता है? ट्वाइस द चार्ज ऑफ प्रोटॉन. एक और पार्टिकल आपने शायद नाम सुना हो, उसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन. सुना है कभी? प्रोटॉन नहीं, पॉजिट्रॉन. पॉजिट्रॉन होता है एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का पुट्ठा, इलेक्ट्रॉन का उल्टा. आप कहोगे वो तो प्रोटॉन भी होता है. नहीं होता, चार्ज उल्टा होता है पर मास तो अलग होता है. पॉजिट्रॉन का मास सेम होता है. तो 4 पार्टिकल्स हैं ये जिनकी वैल्यूज आपको याद नहीं चाहिए.
इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास, प्रोटॉन का मास और चार्ज। अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज होता है ट्वाइस द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। और पॉजिट्रॉन इट इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज होगा वही पॉजिटिव और मास क्या होगा सेम इलेक्ट्रॉन का। इसका एग्जाम्पल मैंने क्या बताया, इसका एग्जाम्पल बनाया फॉर एग्जाम्पल फोटोन, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। समझ में आ गया? ये वैल्यूज प्लीज लिख लीजिए, ये वैल्यूज लिख लीजिए प्लीज। ऑनलाइन सबको क्लियर यहां तक? आर्यन, देविका, ईशी, प्रेरक, यहां तक क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, आगे ध्यान दीजिए। अब किसी भी बॉडी में मैंने क्या बोला, चार्ज लाने के लिए या तो हमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना होगा या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना होगा। इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस करने के लिए हमें, इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी होगी। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा क्लास 11th में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है। कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को जितनी देनी पड़ेगी सो दैट इट गेट्स इजेक्टेड आउट ऑफ मेटल सरफेस। दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसको हम नाम देते हैं वर्क फंक्शन। याद है? सो वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन लिखिए, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन is the minimum amount of energy, work function is the minimum amount of energy required by an electron, required by an electron to get ejected out of metal surface. Minimum amount of energy required by an electron to get ejected out of metal surface. ठीक है? सो इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलने के लिए कितनी एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, उसको हम क्या नाम देते हैं? वर्क फंक्शन। अब जरा ध्यान से सुनिए, वर्क फंक्शन का मतलब हमें कुछ एनर्जी सप्लाई, हमें एनर्जी सप्लाई करना है कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की प्रोसेस को नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन कैसे भी हो सकता है, हमें एनर्जी सप्लाई करना है। केमिस्ट्री में जो आपने किया था वो था फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, मतलब हमने लाइट का यूज किया, लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल कराई। लाइट की पार्टिकल, लाइट में क्या है? फोटॉन्स है, फोटॉन्स के पास एनर्जी है, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने गेन की एंड इट गेट्स इजेक्टेड आउट ऑफ मेटल सरफेस। यही हुआ था फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में। मेरी मर्जी, मैं जैसे मर्जी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दूं। अगर मैं हीट से एनर्जी देता हूं उसको बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन। अगर मैं हीट सप्लाई करूं तब जो एमिशन होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? थर्मियोनिक एमिशन। पहला कौन सा बोला? फोटो इलेक्ट्रिक। लाइट से जो हमने एनर्जी प्रोवाइड की, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो जो लाइट से हमने एनर्जी प्रोवाइड की उसको, उस एमिशन को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अगर हम हीट से एनर्जी प्रोवाइड करके इलेक्ट्रॉन को एमिशन करवाएं तो वो क्या कहलाएगा? थर्मियोनिक एमिशन। तीसरा होता है फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन क्या चीज है? सपोज करो ये एक मेटल सरफेस है और इस मेटल सरफेस का मैं एक अबला सा इलेक्ट्रॉन, अब इस वाली दीवार पे मैंने पॉजिटिव चार्ज कर दिया बहुत सारा, इस दीवार पे मैंने नेगेटिव चार्ज कर दिया। ये पॉजिटिव क्या करेगा? मुझे अपनी तरफ खींचेगा। ये नेगेटिव कहेगा चल भाग यहां से। यही होगा। मैं अभी भी जुड़ा हूं, नहीं मैं तो इसी के साथ रहूंगा, बट उसकी अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है, वो और ज्यादा अट्रैक्ट करता जा रहा है वो, और कभी ना कभी तो वो होगा ना कि मेरे को वो पुल आउट कर लेगा। इसको बोलते हैं फील्ड एमिशन, कि मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल इफेक्ट कनेक्ट बना दिया कि इलेक्ट्रॉन्स गेट पुल्ड आउट ऑफ मेटल सरफेस। इसको हम क्या नाम देते हैं? फील्ड एमिशन। 3 बोले मैंने। पहला कौन सा? फोटो इलेक्ट्रिक, जिसमें लाइट ने एनर्जी प्रोवाइड की। दूसरा थर्मियोनिक, जिसने हीट ने एनर्जी प्रोवाइड की। तीसरा फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाई, इलेक्ट्रॉन्स पुल आउट हो गए। चौथा होता है सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन क्या होता है? कि मैं आराम से बैठा हूं, एक इलेक्ट्रॉन वहां से दंदनाता हुआ हाई वेलोसिटी पे दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, उसने मेटल सरफेस को स्ट्राइक कर दिया। मेटल सरफेस को स्ट्राइक किया, दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की, दोनों मिलकर बाहर चले गए। इसको बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन। ये 4 तरह के एमिशंस होते हैं।
4 तरह के। इस चैप्टर में आपके 2 काम आएंगे, बाकी दोनों चैप्टर नंबर 12 में काम आएंगे, 11 में, बुक 2 के सेकंड लास्ट चैप्टर में तब काम आएंगे। तो 4 एमिशंस कौन से बोले दोबारा? पहला फोटो इलेक्ट्रिक, लाइट ने एनर्जी प्रोवाइड की। दूसरा थर्मियोनिक, हीट ने एनर्जी प्रोवाइड की। तीसरा फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाई, इलेक्ट्रॉन्स पुल आउट हो गए। और चौथा सेकेंडरी एमिशन। समझ में आई बात? सो 4 तरह के एमिशंस मैंने नाम दिए। पहला कौन सा? थर्मियोनिक। इधर नंबर्स ऊपर नीचे हो गए। पहला कौन सा? थर्मियोनिक। इसमें एनर्जी प्रोवाइडेड बाय हीट। हीट ने एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड की, वो क्या है? थर्मियोनिक। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, एनर्जी प्रोवाइडेड बाय लाइट, व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स, वो क्या हो गया? फोटो इलेक्ट्रिक। तीसरा फील्ड एमिशन, व्हेन conductor is kept in strong external electric field, then electrons are pulled out. इसको क्या बोलते हैं? फील्ड एमिशन। और चौथा सेकेंडरी एमिशन, हाई स्पीड या हाई वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विद द सरफेस एंड इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स। स्ट्राइक करा और बाहर ले गया। ये 4 समझ में आते हैं। इनसे, इन प्रोसेसेस से हम क्या कर सकते हैं? बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। कैसे? एनर्जी प्रोवाइड करनी थी, लाइट आई सूटेबल फ्रीक्वेंसी की, न्यूट्रल बॉडी थी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, बॉडी क्या बन गई? डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बन गई? पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, यही मैं हीट के साथ भी कर सकता हूं, किसी भी प्रोसेस से कर सकता हूं। तो सबसे पहला तरीका चार्जिंग का क्या होता है? टाइम दूंगा बेटा लिखने के लिए, समझ लो पहले। सबसे पहला तरीका चार्जिंग का क्या होता है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सबसे पहला मेथड कौन सा है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है? सपोज करो आपके पास ये 2 मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस ए, मेटल सरफेस बी। मेटल सरफेस ए का वर्क फंक्शन है लेट्स से 5 जूल्स, मेटल सरफेस बी का वर्क फंक्शन है 20 जूल्स। मींस ए सरफेस के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 5 जूल्स। इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कितनी चाहिए? 20 जूल्स। दोनों को पकड़ा और रब कर दिया। जब रब करूंगा तो क्या होगा? फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होगी, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को हीट मिलेगी। किसका इलेक्ट्रॉन पहले बाहर आएगा? 5, क्योंकि उसको कम चाहिए, वो क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन लूज। दूसरा क्या कर लेगा? गेन। तो जिसका लोअर वर्क फंक्शन था वो क्या बन गया? पॉजिटिव। जिसका हायर वर्क फंक्शन था वो क्या बन गया? नेगेटिव। थर्मियोनिक एमिशन हुआ, किसकी वजह से हुआ? फ्रिक्शन की वजह से हुआ। समझ में आई बात? पहला वे ऑफ चार्जिंग। ठीक, पहले इतना लिखो फटाफट, फिर इसके बाद इस पे एक एक करके वेज ऑफ चार्जिंग पे आते हैं जल्दी थोड़ा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, वेज ऑफ चार्जिंग बॉडी। रह गया, बाद में लिख लेना। वेज ऑफ चार्जिंग बॉडी बताता हूं। वेज ऑफ चार्जिंग बॉडी, फर्स्ट चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन लिखिए। when two metal bodies या metal objects, when two metal objects having different work functions, when two metal objects having different work functions are rubbed against each other, then due to friction heat is produced. Then due to friction
heat is produced. By gaining this heat, electrons gets transferred from a body having lower work function to the body having higher work function. So lower work function से इलेक्ट्रॉन्स कहां ट्रांसफर हो जाएंगे? हायर वर्क फंक्शन पे. ये बात तो क्लियर है? क्या बोला दोबारा एग्जांपल? 5 जूल्स 20 जूल्स. तो इसके इलेक्ट्रॉन को कितना चाहिए? 5 जूल चाहिए टू गेट इजेक्टेड. इसके इलेक्ट्रॉन को कितना चाहिए? 20 जूल. दोनों को रब किया. जब रब करोगे तो क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगी. फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी. तो जिसको लोअर वर्क फंक्शन है वो क्या करेगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा बिकॉज इट लूजेस इलेक्ट्रॉन. हायर वर्क फंक्शन क्या बन जाएगा? नेगेटिवली चार्ज बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. क्या यहां तक समझ में आ गया? ठीक है. सो लास्ट क्या लिखा है मैंने? From body having higher work function to the body at lower work function to higher work function. Therefore, body having lower work function becomes positively charged. Body having lower work function becomes positively charged. And the body having higher work function becomes equal negatively charged. ठीक है. सो रबिंग करेंगे. मेरे पास एक मेटल ऑब्जेक्ट है A, एक मेटल ऑब्जेक्ट है B. इसका वर्क फंक्शन है 5 जूल, इसका है 20 जूल. जब आप इनको रब करोगे एक दूसरे से तो 5 जूल वाले से इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर होगा. तो यहां पे अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ तो ये बन गया पॉजिटिवली चार्ज. यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ तो ये बन गया नेगेटिवली चार्ज्ड. क्लियर? समझ में आ गया यहां तक सबको? एब्सोल्युटली. तो कौन सी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी और कौन सी नेगेटिवली चार्ज होगी वो किस पे डिपेंड करेगा? वर्क फंक्शन की वैल्यूज पे. राइट? तो पेपर में क्वेश्चन आया, कहता है एन एबोनाइट रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ. एक एबोनाइट रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ आपने रब किया. बताओ कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा? उसने क्वेश्चन में बताया ही नहीं कि किसका वर्क फंक्शन कितना ज्यादा है. तो उसके लिए एक छोटा सा टेबल आपको ध्यान रखना पड़ेगा. वो हो रहा है ये वाला. जो इस टेबल में ऊपर एलिमेंट लिखा है उसकी डिक्रीजिंग टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. मतलब ऊपर वाला ज्यादा होल्ड ऑन करता है इलेक्ट्रॉन्स को, नीचे वाला कम होल्ड ऑन करता है इलेक्ट्रॉन्स को. देखो जो ऊपर है इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू होल्ड ऑन टू इलेक्ट्रॉन्स, वो ऊपर वाले की ज्यादा है. और नीचे है इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. जिसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी टू लूज इलेक्ट्रॉन मतलब उसका वर्क फंक्शन क्या है? कम है. सो दिस इज लोअर वर्क फंक्शन एंड दिस इज हायर वर्क फंक्शन. ये टेबल आपको ध्यान रखना है. ज्यादातर इसमें एबोनाइट रॉड, सिल्क क्लॉथ, वुल और ग्लास, ये 4 पे बेस ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. जैसे सपोज मैंने आपको बोला एन एबोनाइट रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ. एबोनाइट ऊपर है, सिल्क नीचे, तो सिल्क का वर्क फंक्शन क्या है? कम. सिल्क का वर्क फंक्शन कम है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा. ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सिल्क क्या बन गया? पॉजिटिव. और एबोनाइट क्या बन जाएगा? नेगेटिव. ठीक है. ग्लास रॉड रब विद सिल्क, ग्लास रॉड क्या बनेगा? पॉजिटिव. सिल्क क्या बनेगा? नेगेटिव. समझ में आ गई बात? तो ये टेबल फॉर्म में आपको याद रखना पड़ेगा. नोट्स में गिवन है. लॉजिकली क्लियर हो गया? लॉजिकली सबको समझ में आ गया? सो दो बॉडीज जिसको आप रब करते हो, अगर उसमें एक का लोअर वर्क फंक्शन है एक का हायर वर्क फंक्शन है तो कौन सा पॉजिटिव आएगा? हमेशा लोअर वर्क फंक्शन वाला. कौन सा नेगेटिव आएगा? हायर वर्क फंक्शन वाला. सबको क्लियर एकदम?
ऑनलाइन सबको क्लियर? आप सबको समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट सेकंड डालिए हेडिंग, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। पहला मैंने कौन सा कराया? फ्रिक्शन। अब किसकी बात कर रहे हैं? कंडक्शन। दोनों में क्या फर्क है? दोनों में बिल्कुल जमीन और आसमान का फर्क है, बिल्कुल अलग चीज है, कॉन्सेप्ट अलग है। समझो पहले ध्यान से, कंडक्शन का मतलब समझो पहले। आपने क्लास 10th पढ़ी है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। क्या पढ़ा है? बैटरी लगाते हो, सेल लगाते हो, तो करंट फ्लो करता है। कहां से फ्लो करता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करता है ना? करता है ना? इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन। इसी को बोलते हैं कंडक्शन। जब भी दो बॉडीज डिफरेंट पोटेंशियल्स पे होंगी, whenever two bodies at different potentials बोलो या at different voltages बोलो, उनको आप कांटेक्ट में लाते हो, तो वो क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं चार्जेस की। दे शेयर देयर चार्जेस इन सच अ मैनर दैट आफ्टर शेयरिंग दोनों का वोल्टेज क्या हो जाए? इक्वल। तभी जब आप बैटरी की बात करते हो, एक हाई पोटेंशियल है, लंबा बड़ा टर्मिनल, वो क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल। एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। जब आप पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हो, तो क्या होता है? पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन निकलता है और कहां जाता है? पॉजिटिव से चार्ज निकलेगा और कहां जाएगा? नेगेटिव में। अब जो आपको याद होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अलग होता है और करंट का मूवमेंट अलग होता है, याद है ना? करंट का मूवमेंट आप किसका लेते हो? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव पोटेंशियल वाला पॉजिटिव चार्ज को लूज करेगा तो उसका पोटेंशियल फॉल कर जाएगा, नेगेटिव वाला उसी पॉजिटिव को गेन कर लेगा तो उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बराबर। सो कोई ये स्टैंडर्ड रूल है कि जब भी दो बॉडीज डिफरेंट पोटेंशियल्स पे होते हैं, जब भी दो बॉडीज डिफरेंट पोटेंशियल्स पे होते हैं, आप उनको कांटेक्ट में लाते हो तो शेयरिंग होती है चार्जेस की इन सच अ मैनर दैट आफ्टर शेयरिंग दोनों की वोल्टेजेस क्या हो जाए? बराबर। दोनों के पोटेंशियल्स क्या हो जाए? बराबर। अब ये पोटेंशियल किस चिड़िया का नाम है? चैप्टर 2 में आएगा डिटेल में। अभी फॉर द टाइम बीइंग क्या याद रखो? पोटेंशियल दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला, चार्ज पे। जिस बॉडी का चार्ज ज्यादा उसका पोटेंशियल ज्यादा। दूसरा, शेप, साइज एंड अदर फैक्टर्स, वो सब आगे पढ़ेंगे चैप्टर 2 में। अभी हम सिर्फ बात किसकी करेंगे? अगर आइडेंटिकल बॉडीज हैं, बिल्कुल सेम शेप, सेम साइज, सेम मटेरियल की, तो जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। सो जब भी दो बॉडीज डिफरेंट पोटेंशियल्स की कांटेक्ट में लाओगे तो वो क्या करेंगी? शेयरिंग होगी चार्जेस की इन सच अ मैनर दैट आफ्टर शेयरिंग दोनों का क्या बराबर हो जाए? क्या बराबर हो जाए? वोल्टेज। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं कंडक्शन। इस शेयरिंग को क्या बोलते हैं? कंडक्शन। हेडिंग डालिए, चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें लिखिए, व्हेन टू बॉडीज having different potentials, when two bodies having different potentials are brought in contact with each other, then they share their charges, in such a manner, that after sharing their potentials become equal. Their potentials become equal. शेयरिंग के बाद दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए? इक्वल। ठीक है? दिस प्रोसेस या दिस शेयरिंग, दैट इज मूवमेंट ऑफ चार्जेस. This sharing
that is movement of charges is called conduction, is called conduction. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन. अब हम तो क्या कर रहे थे? चार्जिंग. यहां चार्जिंग तो नहीं की मैंने अभी सिर्फ आपको कंडक्शन बताया. चार्जिंग के लिए यानी किस पे डिपेंडेंस होगी? डिपेंडेंस होगी पोटेंशियल पे. सामने देखो, अभी लिखना नहीं, समझना. पोटेंशियल ऑफ एनी बॉडी, पोटेंशियल ऑफ एनी बॉडी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. एक डिपेंड करता है वो चार्ज ऑन द बॉडी पे. किस बॉडी का कितना चार्ज है उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा? पोटेंशियल. दूसरा वो डिपेंड करता है अदर फैक्टर्स. फॉर द टाइम बीइंग अदर फैक्टर्स लिख रहा हूं. अदर फैक्टर्स का मतलब हो गया शेप, साइज, मटेरियल एटसेट्रा. अभी फॉर द टाइम बीइंग हमें सिर्फ चार्ज से मतलब है. मतलब अगर दो बॉडीज आइडेंटिकल हैं, इफ टू बॉडीज आर आइडेंटिकल, then the body having greater charge, greater value of charge will have high potential. ठीक है. सो अगर दो बॉडीज आइडेंटिकल हैं तो जिस बॉडी का चार्ज ज्यादा होगा उस बॉडी का पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स को मैंने क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया. ठीक है. अभी चार्जिंग अभी भी नहीं हुई. अभी मैं सिर्फ आपको पहले बेसिक समझा रहा हूं कि कंडक्शन का मतलब क्या है. तो कंडक्शन का बेसिक मतलब क्या है कि अगर दो बॉडीज आप कांटेक्ट में लाते हो, डिफरेंट पोटेंशियल की बॉडीज हैं, तो कांटेक्ट में लाने के बाद दोनों बॉडीज क्या करेंगी? अपने चार्ज को शेयर करेंगी इन सच अ मैनर दैट आफ्टर शेयरिंग दोनों का क्या बराबर हो जाए? पोटेंशियल. दोनों का क्या बराबर हो जाए? पोटेंशियल. अगर बॉडीज आइडेंटिकल हैं तो पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? जिसका चार्ज ज्यादा है. मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? इफ टू बॉडीज, टू आइडेंटिकल बॉडीज are brought in contact, if two identical bodies are brought in contact, then they share their charges in such a manner that after sharing their charges become equal. शेयरिंग के बाद दोनों के चार्जेस क्या हो जाएं? बराबर. क्योंकि आइडेंटिकल बॉडीज हैं तो चार्ज बराबर होने का मतलब क्या बराबर हो जाना? पोटेंशियल. बात समझ में आती है? ठीक है. तो कंडक्शन प्रोसेस क्या है? कंडक्शन प्रोसेस, यहां मैंने सिर्फ कंडक्शन प्रोसेस एक्सप्लेन किया. अब अगले पेज पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा चार्जिंग कैसे करते हैं. अभी मैंने कंडक्शन बताया. तो कंडक्शन का एक्चुअल मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस. सो फ्लो ऑफ चार्ज क्यों होता है? क्योंकि एक बॉडी हाई वोल्टेज पे, एक लो वोल्टेज पे, दोनों ने एक दूसरे से झप्पी डाली, तो हाई वोल्टेज वाली क्या करेगी? चार्ज को लूज करेगी, लो वोल्टेज वाली गेन करेगी, सो दैट आफ्टर शेयरिंग दोनों के चार्जेस क्या हो जाए? दोनों के पोटेंशियल्स क्या हो जाए? इक्वल. अगर बॉडीज आइडेंटिकल हैं तो शेयरिंग होगी इन सच अ मैनर दैट आफ्टर शेयरिंग दोनों का क्या बराबर हो जाए? चार्ज बराबर हो जाए. यहां तक बात समझ में आती है? अब इससे चार्जिंग कैसे होगी उसकी बात करते हैं. ध्यान दो. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक आइडेंटिकल बॉडी है, बॉडी 1. इस पे चार्ज है Q1. एक बॉडी है उसका चार्ज है Q2, बॉडी 2. आपने इन दोनों को टच कर दिया, एक दूसरे से कांटेक्ट में ले आए, या तो डायरेक्टली कांटेक्ट में ले आए या वायर कनेक्ट कर दी दोनों के बीच में, सो दैट कि दोनों में शेयरिंग हो रही है. तो मैंने क्या बोला? आफ्टर शेयरिंग दोनों का चार्ज क्या हो जाता है? इक्वल. टोटल चार्ज सिस्टम का कितना हो गया? Q1 प्लस Q2. आधा एक के पास, आधा दूसरे के पास. इसके पास आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, इसके पास आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2.
दे शेयर देयर चार्जेस इन सच अ मैनर दैट आफ्टर शेयरिंग दोनों के चार्जेस क्या हो जाएं, इक्वल। ठीक है, चार्जिंग तो अभी भी नहीं हुई। दूसरा एग्जांपल देखो, सपोज करो एक बॉडी है चार्ज्ड, एक है न्यूट्रल, ये बॉडी 1, ये बॉडी 2, इस पे चार्ज है 0। अब क्या होगा, जब दोनों को कांटेक्ट में लाऊंगा, इस पे चार्ज आ जाएगा Q/2, इस पे चार्ज आ जाएगा Q/2। तो न्यूट्रल बॉडी चार्ज हो गई कि नहीं हो गई? दिस इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, सो चार्जिंग बाय कंडक्शन कैसे होती है? इफ अभी हम आइडेंटिकल बॉडीज की बात कर रहे हैं, अगले चैप्टर्स में नॉन आइडेंटिकल बॉडीज की भी बात करेंगे, क्योंकि तब हमें फिर बाकी फैक्टर्स भी लेने पड़ेंगे, साइज, मटेरियल, वो सब भी लेना पड़ेगा। अभी हम आइडेंटिकल बॉडीज की बात करेंगे इस चैप्टर में। सो इफ टू आइडेंटिकल बॉडीज are brought in contact, such that one body is charged and the other is neutral, then due to sharing of charges, neutral body will acquire half the charge of charged body. Clear? चार्ज्ड बॉडी का आधा चार्ज वो खींच के ले जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई सबको बात? क्लियर है एकदम? पक्का? पहले इतना लिख लीजिए। हाँ जी बेटा बोलिए। तो जैसे लास्ट वाले में जो फ्रिक्शन हुआ था, तो थर्मल होने के जी, इसमें कोई एमिशन नहीं है, इसमें कोई नहीं है, इसमें कोई नहीं है। ठीक है, ये दूसरा मेथड है। प्लीज इतना लिख लीजिए पहले, इसमें कुछ बचा है तो ये मैंने ये लिखवा दिया था आपको, ये लिख लीजिए प्लीज। हाँ जी बेटा। बिल्कुल, तभी चार्ज करोगे, और जरूरी नहीं आइडेंटिकल हो। इस चैप्टर में आइडेंटिकल है, आगे के चैप्टर्स में नॉन आइडेंटिकल भी लेंगे। हमेशा कॉन्सेप्ट ये नहीं रहता कि चार्जेस इक्वल रहे, एक्चुअल कॉन्सेप्ट है कि वोल्टेज इक्वल रहे। अभी फॉर द टाइम बीइंग चार्जेस इक्वल हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम आइडेंटिकल बॉडीज की बात कर रहे हैं। प्लीज लिख लीजिए यहां तक। नेक्स्ट, इसका एक और एग्जांपल देखो। सपोज करो आपके पास एक बॉडी है, 3 आइडेंटिकल बॉडीज है, ए और बी। पहले ये 2 पढ़िए। इस पे चार्ज है Q, इस पे चार्ज है Q। क्वेश्चन बोल रहा हूं, ध्यान देना। क्वेश्चन बोला, अ थर्ड आइडेंटिकल न्यूट्रल बॉडी C is first brought in contact with A, then with C, then with B, and finally removed. Find charge on each. A, B and C. एक C न्यूट्रल बॉडी है, उसको पहले A के साथ कांटेक्ट में लाए, अलग किया, B के साथ कांटेक्ट में लाए, और फिर अलग से ले गए उसको। तीनों पे फाइनल चार्ज निकालना है। तो पहला आपके पास ये A था, इस पे चार्ज है Q, ये B है, इस पे भी चार्ज है Q। आपने पहले इसके साथ टच किया, स्टेप 1, इसके साथ टच किया, ये 0 बॉडी, 0 चार्ज था, तो होगा क्या इससे? दोनों पे चार्ज कितना आ जाएगा? Q/2, Q/2। A और C पे चार्ज कितना हो गया? Q/2, Q/2। और B अपनी जगह पे अभी देख रहा है कि ये दोनों आपस में लगे हुए हैं। अब क्या किया? C को उठा के B के पास ले गए, इस पे चार्ज है Q/2, B पे चार्ज था Q, C पे चार्ज था Q/2।
अब शेयरिंग होगी, टोटल कितना हो गया 3q/2, हाफ एक के पास हाफ एक के पास। सो अब फाइनल सिचुएशन क्या बन जाएगी, ए पे चार्ज होगा q/2, बी पे चार्ज आ जाएगा 3q/4 और सी पे चार्ज आ जाएगा 3q/4। सिचुएशन क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया। तो कॉन्सेप्ट क्या बोला मैंने, आज हमने दो करे हैं चार्जिंग के केस। पहला कौन सा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है, जब दो बॉडीज जो कि कंडक्टर्स हैं, न्यूट्रल बॉडीज हैं, उनको आप रब करते हो तो बॉडी हैविंग लोअर वर्क फंक्शन वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी। बॉडी हैविंग हायर वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, गेन करेगी। तो लोअर वर्क फंक्शन वाली बॉडी क्या बन जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज, हायर वर्क फंक्शन वाली क्या बन जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। कंडक्शन प्रॉपर्टी क्या होती है, कंडक्शन फिनोमेना क्या होता है, जब दो बॉडीज को आप टच करते हो, शेयरिंग ऑफ चार्जेस टेक्स प्लेस इन सच अ मैनर दैट आफ्टर शेयरिंग देयर वोल्टेजेस यानी पोटेंशियल्स become equal. If bodies are identical, then sharing takes place in such a manner that after sharing their charges become equal. समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास तक का काम, यहां तक का मैंने जितना पढ़ाया, इसको अच्छे से एक एक चीज पढ़ के आइएगा, एक एक वर्ड आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मैंने अभी आपको एक बुक दी है, प्लीज सब ध्यान देखेंगे, वो बुक सामने खोल रहा हूं मैं। इस बुक में टेक्निक बता रहा हूं हम कैसे चलेंगे। आपको एनसीईआरटी साथ में सिर्फ लेनी होगी और कोई इसके अलावा बुक की जरूरत नहीं है। आपको मेरी बुक चाहिए और एनसीईआरटी चाहिए, दैट्स इट। कोई अदर रेफरेंस बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जब बुक को खोलोगे तो सबसे पहले बुक में आपको फर्स्ट 2-3 पेजेस में, एक मिनट खोलो बुक, फर्स्ट 2-3 पेजेस में आपको एक वो मिलेगा, कंटेंट मिलेगा। जैसे आज हमने फर्स्ट पेज पूरा किया, इसके बाद सेकंड पेज में पहला पार्ट किया है, सिर्फ फर्स्ट पेज कंप्लीट किया और सेकंड पेज का पहला पार्ट किया है। खुल नहीं रहा, कोई बात नहीं। फर्स्ट पेज पूरा किया और सेकंड पेज का सिर्फ पहला पार्ट किया है। सो इतना कंटेंट किया है। अब इसके बाद अगर आप देखोगे 3-4 पेजेस अभी ये बचे हुए हमारे इस कंटेंट के। इन 3-4 पेजेस के बाद इस पे कॉन्सेप्चुअल्स आपको दिखेंगे। ये सारे रीजनिंग क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व्ड क्वेश्चंस होंगे आपके इसमें, सारे रीजनिंग क्वेश्चन 30-40 क्वेश्चंस होंगे ये। इन 30-40 क्वेश्चंस के बाद आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दिखेंगे, वो न्यूमेरिकल्स सारे अनसॉल्व्ड होंगे, सबके फाइनल आंसर्स लिखे हुए हैं बट न्यूमेरिकल्स अनसॉल्व्ड होंगे, जो कि हमारा एज अ होमवर्क काम करेगा। ठीक, उसमें केस स्टडीज भी हैं, उसमें एमसीक्यूज भी हैं, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, टॉपिक बाय टॉपिक सेपरेटेड है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग थ्रू आउट द ईयर चलेंगे। आपको बुक एक्स्ट्रा कोई परचेज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास तक यहां तक अच्छे से पढ़ के आइए, जो डाउट्स होंगे नेक्स्ट क्लास में होंगे और फिर आगे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।